नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में फिर से स्वागत है। हमने जो करंट अफेयर की सीरीज शुरू की थी यूपी पीसीएस स्पेशल के लिए मेनली कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के हिसाब से जो प्रीलिम्स है आपका 12 अक्टूबर को, ये जो आई दृष्टि आई मैगजीन थी उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। हमने अब तक 4 क्लास, आज हमारी 5वीं क्लास अपलोड हुई होगी, आपने देखा होगा। और हमने कल देखा था आर्थिक घटनाक्रमों का पहला पार्ट, जिसमें यूनियन बजट बहुत संक्षेप में, उत्तर प्रदेश बजट को भी बहुत संक्षेप में और कुछ प्रावधान उसमें थे, उसको हमने देखा था। आज हम देखेंगे पेज नंबर 108 9 से। कल हमने 108 तक देख लिया था। आज हम पेज नंबर 109 से देखेंगे और एनालिसिस करते हुए चलेंगे और प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रमों को जो आर्थिकी से जुड़े हुए हैं। और चीज़ें भी हैं इसमें, जैसे कुछ सूचकांक जो छूट गए थे इसमें हैं, कुछ सूचकांक ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया जो इसमें है, तो उसको हम स्किप करते हुए चलेंगे। और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको पढ़ना कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बस एक ऊपर से हम देख लेंगे, उनको हम देखते हुए चलेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फिर आज की जो टॉपिक है वो देखते हैं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट अप्रैल जून 2025। इसका कहना है कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति वीकली, जो करंट वीकली स्टेटस है पर आधारित बेरोजगार रोजगार संकेतक एक साथ प्रस्तुत करता है। साथ ही इस बुलेटिन में पहली बार रोजगार संख्या के निरपेक्ष अनुमान भी दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग है कि यह तिमाही एलएफपीआर क्या होता है और डब्ल्यूपीआर और यूआर को चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर दर्शाती है। वीक जो आपका CWS लिखा है, चालू साप्ताहिक स्थिति, इसका तो मतलब हो गया कि करंट वीकली स्टेटस। लेकिन और क्या कि वर्क पॉपुलेशन रेशियो WPR और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो UR पे बेस है। और इसमें सबसे प्रमुख जो है कि इसका जो गणना है किया गया वो 15 वर्ष प्लस CWS के आधार पे किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 54.4%, शहरी क्षेत्रों में 47.1% और देश स्तर पर समग्र देखेंगे तो 52% दर्ज किया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि महिलाओं का जो WPR रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 35.4% और शहरी क्षेत्रों के लिए 23.3% रहा है, तथा देश स्तर पर महिलाओं का अगर ओवरऑल देखेंगे कि कितना रहा है तो वो 31.6% रहा है। जो आपका LFPR है, मतलब इसका कि लेबर फीमेल पॉपुलेशन रेशियो, श्रमिक जो श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, वो टोटल अगर समग्र रूप से भारत में देखेंगे महिलाओं की स्थिति तो 31.6% है। ठीक। दूसरा टॉपिक है पेज नंबर 109 पे है कि भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति, IMF रिपोर्ट में UPI को वैश्विक अग्रणी भूमिका कहा गया। इसका मतलब है, इसका जो सारांश निकल के आएगा कि UPI जो है विश्व में प्रथम स्थान पे है कैसे, ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में। ठीक। इसने जून 2025 में रिपोर्ट निकाली थी, किसने? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। UPI दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल फास्ट पेमेंट प्रणाली बन गई है। ठीक। यह अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों को पीछे छोड़ चुका। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीचे आएंगे, 31 अगस्त 2025 की स्थिति के अनुसार UPI भारत में ही नहीं बल्कि अन्य 7 देशों में कहाँ कहाँ चलता है? UAE, ठीक, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस। जो सबसे जल्दी लागू हुआ, जो लेटेस्ट है, वो फ्रांस में लागू हुआ। कब? वर्ष 2024 में। यूरोप में एकमात्र देश है कौन? फ्रांस, जहां पे UPI सिस्टम चालू है। अब इसके जस्ट नीचे है कि CPI AL और RL की नई श्रृंखला घोषित की गई है। CPI AL मतलब है एग्रीकल्चर लेबर और CPI RL मतलब है रूरल लेबर। पेज पलटिए, पेज नंबर 108 पे आइए। इसमें जो सबसे प्रमुख है और इम्पॉर्टेंट है वो देखते हुए चलते हैं कि क्या इसमें प्रमुख है, जहां से क्वेश्चन हम लोगों का बन सकता है। CPI AL और CPI RL का मतलब है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे एग्रीकल्चर लेबरल्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे रूरल लेबरर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका बेस ईयर बदल दिया गया। जो पहले गणना होती थी बेस ईयर के आधार पे 86-87 होती थी 100 पॉइंट के आधार पे, लेकिन अब जो बेस ईयर बदला है सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 2019 कर दिया गया है। और जो 2019 का बेस ईयर ये कब से लागू होगा? वो लागू होगा आपका 1 जून 2025 से। पहले होता था कि एक एग्रीकल्चर ईयर होगा एक फसल चक्र पूरा, कि एक फसल, जैसे गेहूं की फसल अगर बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में और काटी जाती है मार्च अप्रैल में, तो ये इसको एक फसल चक्र यानी कि एक एग्रीकल्चर ईयर मानते थे। लेकिन अब इसकी जो गणना होगी पूरे कैलेंडर ईयर में होगी, मतलब 365 दिनों के आधार पर गणना की जाएगी, चाहे उसमें 2 फसल चक्र आए या 3 फसल चक्र। जैसे एक कैलेंडर ईयर में देखेंगे तो खरीफ की फसल का जो चक्र होता है
और रबी की फसल का जो चक्र होता है और जायद की फसल के चक्र को कंसीडर करते हैं 365 दिनों में पहले, लेकिन एग्रीकल्चर ईयर में केवल खरीफ की फसल चक्र को एक एग्रीकल्चर ईयर मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक है आपूर्ति एवं उपयोग तालिका वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22, इसको आप देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें खास। इसके जस्ट नीचे है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारे डीपीएसपी में भी उल्लेख इसका मिलता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में? तो सहकारिता का जो उल्लेख है हमारे आर्टिकल में 43B। अब ये हमको बताइएगा कि कौन से सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था, किसको? सहकारिता को। आर्टिकल नंबर 43B, मैं इतना डिटेल्स बता दिया हूँ, आप बताइएगा संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया किसमें। भारत के में सहकार कोऑपरेशन की परंपरा सामाजिक आर्थिक उन्नयन का सशक्त माध्यम रही है। मतलब सहकारिता से क्या होता है? सामाजिक आर्थिक सहभागिता बढ़ती है। इसकी इसी निरंतरता में वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और सितंबर 2022 में नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। सहकारिता नीति को तैयार करने के लिए सितंबर 2022 में एक कमेटी का गठन किया गया जो 24 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय सहकारिता नीति का अनावरण करती है, मतलब समीक्षा करने के आधार पे उसके बाद इसको प्रस्तुत करती है। सहकारिता नीति निर्माण के लिए गठित 48 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता किसने की? सुरेश प्रभु ने की। तो इस जो सहकारिता नीति 2025 को लागू करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय सहकारिता समिति। कब? सितंबर 2022 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुरेश प्रभु थे। ठीक, अब इसमें है एक बैंक कार्य विधि संशोधन नियम, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग बस ऊपर से देख लीजिएगा किसको प्रतिस्थापित करेगी किसको नहीं स्थापित करेगी। ठीक है, अब आते हैं मौद्रिक नीति वक्तव्य अगस्त 2025-26। कौन जारी करता है मौद्रिक नीति को? आरबीआई। मौद्रिक नीति है क्या, ये हम समझेंगे। ठीक है, मौद्रिक नीति आरबीआई निकालती है किसके लिए? मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए। जो मार्केट में तरलता है बनी रहनी चाहिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ और एमएसएफ, इन सभी को क्या करने के लिए? नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता के साथ वृद्धि वृद्धि संवर्धन है। मूल्य स्थिरता का मतलब है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को कम करना, बढ़ाने का इन द सेंस अगर मुद्रास्फीति बहुत कम है, डिमांड नहीं है, तो ये मुद्रास्फीति अगर कम है मार्केट में तो मतलब ये दर्शाता है कि आपका डिमांड बहुत लो है मार्केट में। ठीक है, तो कभी कभी आरबीआई छूट भी देती है तरलता बढ़ा के उसको हम समझेंगे कि तरलता बढ़ाती कैसे है। ठीक, यह कब है? आरबीआई नियम 1934 के अध्याय 3F के अंतर्गत गठित मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नीतिगत दर निर्धारित करती है। ठीक, एमएसपी जो एमपीएस सॉरी, यही मौद्रिक नीति पॉलिसी अगस्त 2004 से 6 अगस्त तक 2025 की बैठक में नीतिगत रेपो दर 5.5% पर यथावत रखने का निर्णय लिया गया, यानी कि लगभग मुद्रास्फीति स्टेबल है, इसलिए रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसमें जो सबसे प्रमुख है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि एसडीएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है और बैंक रेट क्या होता है। मौद्रिक नीति को समझ लेते हैं। मौद्रिक नीति वो लागू करते हैं, एक समिति बनाई जाती है मौद्रिक समिति को। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में कौन कौन होते हैं? 3 आरबीआई के और 3 केंद्र सरकार नियोजित करती है, मतलब केंद्र सरकार अनुशंसा करती है कि इन 3 सदस्यों की नियुक्ति हमारे द्वारा की जाती है। ये कौन होते हैं? इकोनॉमिक विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञों को नियुक्त करती है, ऐसे ही किसी को नहीं नियुक्त कर देगी यार केंद्र सरकार भी। ठीक, ये क्या तय करती है? जो मौद्रिक समिति है मौद्रिक नीति सरकार की, किसकी? आरबीआई की, सॉरी। अब समझेंगे कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है और इस वर्ष कितना रखी है आरबीआई, या इस तिमाही या छमाही के लिए आरबीआई ने रेपो रेट क्या रखा है। आरबीआई अगर वाणिज्यिक बैंकों से को छोटी अवधि का ऋण देती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं रेपो रेट। ये कितना है? 5.50%। वहीं रिवर्स रेपो रेट होता है जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेती है, तब क्या ऐसा तब करती है आरबीआई जब मार्केट में या इकोनॉमी में तरलता ज़्यादा हो जाती है या मुद्रास्फीति ज़्यादा हो जाती है, तो तरलता सोख लेती है, जिससे क्या होता है? इन्फ्लेशन कम हो जाता है। बैंक रेट क्या होता है? तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है, अभी याद कर लीजिएगा। बैंक दर, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। रेपो रेट में क्या और बैंक रेट में डिफरेंस है कि रेपो रेट में बहुत छोटे समय के लिए ऋण देगी, लेकिन जो है बैंक दर में 6.50 बैंक रेट है इस समय, तो इसमें आरबीआई दीर्घकालिक
मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वाणिज्यिक बैंकों को क्या देगी, ऋण देगी। अब है इसमें अस्थायी जमा सुविधा, एसडीएफ बैंकों की अपनी अतिरिक्त धनराशि जो है आरबीआई के पास जमा करके ब्याज अर्जित करने की सुविधा देता है, ठीक है। अब आप कहेंगे रिवर्स रेपो रेट में भी तो यही होता, नहीं, रिवर्स रेपो रेट में वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले, ठीक है, आरबीआई को क्या देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती है, ठीक है। इसका जो रेट है 5.2% है। 8 अप्रैल 2022 से अस्थायी जमा सुविधा लाई गई थी, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। अब सीमांत अस्थायी सुविधा क्या है, यानी कि एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये है 5.7% इस समय। अल्पकालिक ऋण, रातों रात अगर तरलता किसी बैंक में क्राइसिस आ जाती है तो आरबीआई क्या करती है, किसी बैंक को रातों रात, मतलब अगर अभी कल सुबह पता चला कि बैंक के पास पैसे नहीं है, तो अराजकता ना फैले या मार्केट में भय ना उत्पन्न हो बैंकिंग सिस्टम को लेकर, इसके लिए आरबीआई रातों रात उस बैंक को क्या करती है, ऋण उपलब्ध करवाती है। वो किस किस सुविधा के तहत करवाती है, वो एमएसएफ सुविधा है, ठीक है। इसके बदले जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई के पास गिरवी रखते हैं, ठीक। अब आ जाइए इसी के जस्ट नीचे है कि भारत में पौष्टिक अंतर्ग्रहण रिपोर्ट 2022-23 और 23-24 कौन जारी करता है, एनएसओ, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में 2233 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2250 किलो कैलोरी थी, जबकि वर्ष 2023-24 में थोड़ा घटकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2212 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2240 किलो कैलोरी होगी। अब हम सोचे थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते, क्यों ऐसा हो रहा है कि किलो कैलोरी की मांग घटती जा रही है। हम पहले क्या करते थे कि ज़्यादा दौड़ते थे, मेहनत करते थे, मशीनीकृत हमारा समाज नहीं था, तो जिससे होता था कि बॉडी हम अपना मेहनत करते थे तो किलो कैलोरी जो हमारी ऊर्जा खपत होती थी, ज़्यादा मांग होती थी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, बैठ के दिन भर लेटे रहेंगे, फ़ोन चलाएंगे, मशीन से ट्रैक्टर से खेत जोत दिया, अन्य चीज़ों से काम कर दिया, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा काम नहीं करती है, तो जिसकी वजह से किलो कैलोरी की मांग हमारी, अब ऊर्जा खपत तभी होगी जब बॉडी में हम मेहनत करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें बस इतना था कि कितनी है वो हमने देख लिया। अब है नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस सितंबर 2025 बुलेटिन। इसमें कि 3 सितंबर 2025 को रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार के द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी किया गया, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, 2023 में सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से सबसे कम शिशु मृत्यु दर जो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या सबसे कम रहा है, मणिपुर में कितना, 3, हमने पीछे रिपोर्ट में पढ़ा था। जबकि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर रही है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से 37 रही है प्रति कितना 1000 बच्चों के जन्म लेने पर। शिशु मृत्यु दर जो सबसे अधिक रही है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी कि समग्र रूप से पहले स्थान पर अगर ये आता है कि सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर रही है किसके हिसाब से, नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस के हिसाब से सितंबर 2025 में, तो वो रही है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। जन्म दर सबसे अधिक कहाँ रही है, तो ये देखेंगे बिहार में सबसे आगे है, उसके सबसे कम तमिलनाडु में। बिहार में रही है 25.8 और तमिलनाडु में सबसे कम रही है 12, ठीक। जबकि सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम कम जन्म दर अंडमान निकोबार का रहा है। अगर ओवरऑल पूछ दे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के कि सबसे कम जन्म दर रहा है, तो वो रहा है किसका, अंडमान निकोबार का 10.1%। और अगर केवल राज्यों की बात करें तो बिहार सबसे अधिक और तमिलनाडु सबसे कम, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम देखें कि 5 सर्वाधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो शीर्ष जन्म दर वाले हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेघालय और मध्य प्रदेश। न्यूनतम जन्म दर वाले राज्यों में क्या केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो अंडमान और निकोबार, गोवा, चंडीगढ़, फिर तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे न्यूनतम जन्म दर वाले आरोही क्रम में अगर सजाने को दे दिया तो क्या करेंगे, और अवरोही क्रम में सजाने को दे दिया तो क्या करेंगे, इसमें लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा 2022 के हिसाब से। अब आते हैं डेथ रेशियो पे, यानी कि डेथ रेट पे, मृत्यु दर में। सबसे अगर बड़े राज्यों छोटे राज्यों के शासित प्रदेशों की तुलना करने पर मृत्यु दर सबसे कम चंडीगढ़ 4 प्रति हजार, यानी कि 1000 पे 4 लोगों की केवल मृत्यु दर होती है। और सबसे अधिक देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है, कितना 8.3 प्रति हजार, वर्ष 2022 में 9 प्रति हजार था, ठीक है। सर्वेक्षण में सब के अनुसार 2022-23 में सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः रहे छत्तीसगढ़,
उड़ीसा, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, तो सर्वाधिक मृत्यु दर में अगर आ जाए तो टॉप 5 में उत्तर प्रदेश नहीं है, लेकिन शिशु मृत्यु दर में पहले स्थान पे है। ठीक है, न्यूनतम मृत्यु दर वाले में अगर देखेंगे कि राज्य के शासित प्रदेशों को भी मिला ले तो चंडीगढ़ 4, दिल्ली मणिपुर 4.5, सिक्किम दादर नगर हवेली तथा दमन और दीप 4.8 तथा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, लद्दाख और लक्षद्वीप में 5.5 है। ठीक है, ओवरऑल सभी भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम लिखा: छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, उड़ीसा और केरल। शिशु मृत्यु दर में देखेंगे, हमने जन्म दर देख लिया, मृत्यु दर देख लिया, अब शिशु मृत्यु दर देखेंगे। ठीक है, शिशु मृत्यु दर में देखेंगे कि सब आ जाइए 1 2 3 तीसरे पॉइंट में इसमें कि सर्वाधिक मृत्यु दर वाले शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले हमने ऊपर देखा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 37, मेघालय, असम, उड़ीसा, मेघालय 34, असम और उड़ीसा है 30, झारखंड और राजस्थान कितना 29। सबसे कम मृत्यु दर वाले वहीं पे हमने पढ़ लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। मणिपुर 3, लद्दाख 4, केरल 5, गोवा आपका और सिक्किम 6, चंडीगढ़ और पुदुचेरी 7। अब है कि मात्र मृत्यु दर MMR कितना है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ प्रमुख राज्यों के संदर्भ में जहां सर्वाधिक मृत्यु दर है अनुपात, वो छत्तीसगढ़ 146 हमने जब पढ़ाया था रिपोर्ट में तब भी देखा था वहां पे है, और सबसे कम केरल में है कितना 30। अब आइए इसी पेज पे, पेज नंबर 112 पे, अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण। अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण कौन जारी करता है? नाबार्ड। इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये अलग है। अब तक हमने वित्तीय समावेशन पे रिपोर्ट देखा किसका? नीति आयोग और RBI का, लेकिन यहाँ पे नाबार्ड जारी करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब जारी की थी? 9 अक्टूबर 2024 को। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि वित्तीय समावेशन ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रहा, क्या योगदान रहा। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 11 राज्यों में 70% या उससे अधिक परिवारों द्वारा बचत की गई, जिनमें उत्तराखंड 93%, उत्तर प्रदेश 84 तथा झारखंड 83% सबसे आगे हैं। ठीक है, तो अगर देख दिया कि अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण नाबार्ड के अकॉर्डिंग सबसे अधिक बचत करने वाले राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? जो परिवारों के द्वारा बचत, फैमिली बचत जो करती है वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक, अपने यहाँ देखेंगे पैसा है फिर भी लोग क्या करते हैं? एक अस्थायी जीवन जीने की कोशिश नहीं करते हैं। पैसा बचा के लेके कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे साथ में थोड़ी लेके जाएंगे, या फिर आपके साथ दफन या जल थोड़ी जाएगा। तो जिंदगी जिए और मजे करिए। हाँ, एकदम मजे मत कर लीजिएगा, थोड़ा इंश्योरेंस कर लीजिएगा। अब आते हैं कृषि और संबंध क्षेत्र पे। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दलहनों के विकास में तेजी लाने की रणनीतियां और मार्ग। नीति आयोग ये रिपोर्ट निकाली है कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दलहनों के विकास में तेजी लाने के रणनीतियां और मार्ग। मैं बजट पढ़ा रहा था, केंद्रीय यूनियन बजट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि दलहन में आत्मनिर्भरता बनाना, किसको? भारत को। हम दलहन का विश्व में सबसे अधिक ज्यादा उत्पादन और उपभोग दोनों करते हैं, लेकिन आयात हमको करना पड़ता। ठीक, इतनी उपभोक्ता हमारे हैं कि हम सबसे अधिक विश्व में उत्पादन करने के बाद भी हमको दाल का या दलहनी फसलों का क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें क्या है। दलहन क्षेत्र का लगभग 80% उत्पादन वर्षा आधारित क्षेत्रों पर निर्भर है और 5 करोड़ से अधिक किसानों और उनके परिवारों की आजीविका को बनाए रखता है। अब इसमें देखेंगे कि शीर्ष कौन से प्रमुख राज्य हैं, उत्पादन कितना है और क्या है। 2022-23 तक उत्पादन 59.4% से बढ़कर 26.06 MT मिलियन टन हो गया। साथ ही उत्पादकता में भी 38% की वृद्धि हुई, जिससे आयात पर निर्भरता जो है 29% से घटकर 10.4% है। यानी कि अब हम आयात पहले के कितना करते थे? लगभग 29%, अब घटकर 20.4%, तो काफी हद तक सुधार है ये। और इसी गति से आगे बढ़ते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 में दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई थी, मैंने बताया था। अब है कि इस मिशन का महत्वपूर्ण क्षेत्र कि भारत में किसको आत्मनिर्भरता तब निर्भर बनाना है, किसमें? अरहर, काला चना, मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय पहल है। यानी कि अगर 2025-26 में शुरू की जाए तो कब चलेगा? 31-32 तक चलेगा। उत्पादन क्षेत्रीय रूप से केंद्रित है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का योगदान 55% है। शीर्ष 10 राज्य अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय उत्पादन में 91% से अधिक योगदान देते हैं। ठीक है, अब बस इसमें इतना ही है। अब है कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट
2011-12 से लेकर 2023-24 तक। कौन जारी करता है? एनएसओ, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। 27 जून 2025 को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर किसके आधार पे? उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, इस वर्तमान तथा स्थिर आंकड़ों के आधार कीमतों के संदर्भ पे जारी किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 23-24 में अनाज जो ग्रास वैल्यू है उसके आधार पे देखेंगे, सकल उत्पादन मूल्य के आधार पे, तो का लगभग 53% योगदान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा तेलंगाना व हरियाणा मिलाकर करते हैं। अनाज में सबसे अधिक जो वैल्यू है वो किन राज्यों की है? सबसे पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पंजाब, तेलंगाना तथा हरियाणा मिलकर करते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीचे आ जाते हैं। आलू सब्जी समूह के जो सकल उत्पादन मूल्य है वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक लगातार शीर्ष योगदान करता रहा है। अगर सकल उत्पादन मूल्य के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा अनाज सबसे प्रमुख है? तो आलू जो सब्जी के रूप में सबसे ऊपर है। मसाले में राज्यवार योगदान में बड़ा फेरबदल हुआ। अब यहाँ मसालों का कटोरा केरल को कहा जाता है, कर्नाटक को कहा जाता है, तमिलनाडु, यानी कि जो दक्षिणी राज्य उनको कहा जाता है। सबसे अधिक कंसीडर करते हैं मसालों के राज्य में केरल को। लेकिन यहाँ जो परिवर्तन हुआ है वो एकदम से उल्टा हुआ है। आपके भी दिमाग को थोड़ा झटका लगने वाला है, समझ जाइए। इसमें हुआ कि मध्य प्रदेश वर्ष 2023-24 में 20% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है मसालों में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश जो है मसालों के उत्पादन में अकेले पूरे भारत का 20% योग उत्पादन किया है इस साल। इसकी वजह से ये बड़ा परिवर्तन। जबकि कर्नाटक 16%, वहीं गुजरात ने 15.5% की हिस्सेदारी के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। मत्स्य पालन में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश ने बीते दशक में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन, विशेषकर जलीय कृषि यानी कि तालाब बनाकर छोटे छोटे जो पॉन्ड होते हैं यानी कि तालाब और हाँ इसी को कह सकते हैं, तालाब भी कह सकते हैं, और जो खुद खेती करते हैं जलीय कृषि, उनके आधार पर देखें तो पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ा। तो आंध्र प्रदेश अंतर जलीय कृषि के आधार पे जो मत्स्य पालन किया जाता है उसमें आंध्र प्रदेश पहले पे और पश्चिम बंगाल दूसरे पे हो गया है। बागवानी फसलों के क्षेत्र का उत्पादन देख लेते हैं। ये तुलना की गई है 2011-12 से लेकर 2023-24 तक। ठीक है, इसमें सबसे नीचे आ जाइए। शीर्ष फल उत्पादक राज्यों में जो 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान पे, याद कर लीजिएगा। वहीं शीर्ष सब्जी उत्पादक 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले पे है। आम में चौथे स्थान पे पहले पे है। आलू में पहले पे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं हमने देखा था किसमें, सब्जी में भी उत्तर प्रदेश पहले पे है। मसाले में उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं है। और मछली पालन में आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको चेक नहीं किया, तो पहले पे आंध्र प्रदेश और दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसमें बस ये जानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है केंद्र सरकार से, वो है CACP, कमीशन फॉर कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइस। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब कौन सी फसल के लिए कितना रखा गया वो आप लोग याद करिएगा। इसको अब यहाँ पे डिटेल करेंगे तो बहुत सी फसलें हैं। सबसे प्रमुख है, अगर देखेंगे तो आप एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको क्या ही, इसमें बहुत कपास का जो है 8110 रुपये MSP 25-26 के लिए। ठीक है, खरीफ की फसल के लिए। धान के लिए सामान्य जो धान है वो 2369 रुपये, और धान ग्रेड 1 दो श्रेणी में धान की है। सामान्य धान जो जनरल होती हैं, और जो हाइब्रिड धान या ग्रेड 1 की धान है जैसे बासमती हो गई, संभा मसूर हो गई, इनके लिए 2389 रुपये रखा गया है। ठीक है, सेम है, 2320 पहले था 2024-25 में, लेकिन अब रखा गया 2389 रुपये। अब देखेंगे प्रमुख फसलों का उत्पादन तृतीय अग्रिम अनुपात 2024-25। इसमें कुछ खास है नहीं। सोयाबीन का उत्पादन और रेपसीड एवं सरसों का उत्पादन। सोयाबीन का उत्पादन 151.80 लाख टन और रेपसीड व सरसों का उत्पादन 126.06 लाख टन हुआ है। अब आएंगे कपास का उत्पादन देखेंगे तो 306.92 लाख टन का उत्पादन हुआ, और गन्ने का उत्पादन 45
101.16 लाख टन होने का अनुमान है। कब? 2023 24 25 में। अब इसमें है कि जीनोम संपादित चावल एक पॉइंट है पेज नंबर 115 पे। बस इसमें 2 पॉइंट जानना है कि देश में 2 नई धान की किस्मों का उत्पादन किया गया। कौन सी? जीनोम इटिडेड मतलब जीनोम संपादित। क्या नाम है? DRR धान 100 कमला जिसका शॉर्ट नेम है, और पूसा DST धान। इसको किससे बनाया गया है वो एक बार देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्रिस्पर केस9 के आधार पर जीनोम एडिटिंग तकनीक का करके इसको विकसित किया गया है। क्रिस्पर केस9 ज्ञानेंद्र सर आपको बताएंगे, साइंस एंड टेक में है ये टॉपिक, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? तो हैदराबाद में। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसको बनाया है। किसको? DRR धान 10 को, और दूसरी किस्म पूसा DST आर्य राइस 1 को विशेष रूप से लवड़ी और क्षारीय मृदा में भी उत्कृष्ट उपज के लिए बनाया गया है। ठीक है, किसने बनाया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने। पहले वाले को किसने बनाया है? हैदराबाद ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैदराबाद, और दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली। इसमें और कुछ जानने वाले हैं। और प्रमुख जो जीन संशोधित अगर फसलें देखें तो बीटी कपास था, और एक बैगन की था, लेकिन शायद हाँ बैगन भी है एक। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। भारत शीर्ष विश्व में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पेज में नीचे आएंगे तो लास्ट में लिखा है कि कुल दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व का पहले स्थान पे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? FAO। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप बताइएगा। ठीक है, फूड, खाद्य और कृषि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दे देता हूँ, रोम, वेनिस, पेरिस या लंदन। ऑप्शन ये है, आप बताइएगा कहाँ पे है। शीर्ष से अगर देखेंगे दुग्ध उत्पादन राज्यों में तो सबसे ऊपर आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आम में, आलू में, सब्जी में, ठीक है, गेहूं में, और आपका हो गया दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले पे है। अब यहाँ पे है कि मांस उत्पादन या अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसमें कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश अंडे उत्पादन में, तो यहाँ सबसे ऊपर है आंध्र प्रदेश। उसके बाद मांस उत्पादन में विश्व में इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि चीन, USA, ब्राजील तथा रूस के बाद 5वें स्थान पे भारत का रैंक आता है। वहीं शीर्ष 5 भारतीय राज्यों में मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा 12.29%। इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेगा परसेंट, तो इसलिए बस देखेंगे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। तो मांस उत्पादन में दूसरा स्थान पे आता है। विगत ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले पे, जम्मू कश्मीर दूसरे पे, गुजरात तीसरे पे, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश आपका 5वें पे, चौथे और 5वें पे क्रम से। जम्मू कश्मीर में एक भेड़ पाई जाती है, ठीक है, जिसकी सॉल बनती है, जिसको GI टैग मिला, वो हमको बताइएगा कौन सी भेड़ है। ठीक है, नाम बता दे रहा हूँ, पश्मीना तो भेड़ का नाम क्या है जिससे वो बनाई जाती है सॉल। और GI टैग वाले कौन सी जम्मू कश्मीर की फसलें हैं वो आपको बताइएगा। करेवा एक मिट्टी है, उस मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है ये भी आप कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं उद्योग क्षेत्र में, पेज नंबर 116 पे। चांदी के आभूषणों एवं वस्तुओं हेतु नई हॉल मार्किंग विशिष्ट पहचान की शुरुआत की गई। इसमें बस इतना परिवर्तन कि पहले हॉल मार्किंग 4 आधारों पर की जाती थी, अब 3 आधारों पर की गई। कौन सा परिवर्तन किया गया है? ठीक, इसमें जो है BIS, ठीक, स्टैंडर्ड मार्क सिल्वर शब्द के साथ शुद्धता, ग्रेड या फिननेस, और UHID नंबर। ठीक है, हाँ UHID मतलब हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन, UHID नंबर इसका मतलब है रहेगा। लेकिन इसके पहले 2014 तक जो था 4 घटकों में था। क्या क्या था? शुद्धता या फिटनेस, BSI मार्क सिल्वर के साथ, और एक था कि AHC की पहचान, छाप, और जौहरी या निर्माता की पहचान देना होता था। लेकिन अब 3 है। क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट 3 ही है। क्या है? BIS स्टैंडर्ड मार्क सिल्वर शब्द के साथ, शुद्धता, ग्रेड या फिटनेस, और UHID नंबर, 3 ही रहेगा। अब है इसमें जस्ट नीचे लिखा है कि वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन जारी करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 अगस्त 2025 को जारी किया गया, 2023 और 2024 के वित्तीय वर्ष के आधार पर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 5.80%
से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। किसमें? उद्योगों के उत्पादन में। जीवीए ग्रास वैल्यू एडिशन के आधार पे देखेंगे तो सिर्फ 5 जो मूल धातु उद्योग हैं वो हैं, पहला मूल धातु, दूसरा आपका है मोटर वाहन, रसायन और रासायनिक उत्पाद और दवा उपभोग। तो अगर कारखानों की कुल संख्या देखेंगे किसके आधार पे? मोटर उत्पादन के आधार पे, तो सबसे पहले पे आएगा तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में फोर्ट से लेके हर एक छोटी छोटी जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनकी असेंबलिंग और उत्पादन दोनों ही होती है, तो इसलिए तमिलनाडु पहले पे है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखेंगे प्रमुख जो क्षेत्र है वो गाजियाबाद है, किसके ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। नोएडा है और मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये सब क्षेत्र हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश है। राज्य विनिर्माण जीवीए के आधार पर देखेंगे तो सबसे अधिक जो हिस्सेदारी है महाराष्ट्र का, गुजरात का, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पहले कारखानों की संख्या के आधार पे देखेंगे तो चौथे पे, वहीं पे अगर देखेंगे किसके आधार पे? राज्य विनिर्माण के आधार पे तो पांचवे पे। रोजगार में हिस्सेदारी के संदर्भ में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश चौथे पे आता है। कितना? 8.30% की रोजगार क्रिएट करता है भारत के आधार पे। भारत ईएफटीए व्यापार समझौते का क्रियान्वयन, भारत और ईएफटीए ये है क्या? बस ये इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक व्यापक समझौता है। ये देख लीजिएगा कि व्यापक समझौता किन किन देश। अब ईटीएफ के सदस्य देश कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आइसलैंड और लिंचस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये यूरोप के यूरोपीय देश यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है, तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि अब एक कमेंट करिएगा कि यूरोपीय संघ में कितने देश हैं, ठीक है। इसमें और कुछ खास है नहीं, बस इतना जानना था कि ईएफटीए के कितने देश हैं भारत के साथ। तो आइसलैंड, लिंचस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ये ईएफटीए के देश हैं जो यूरोपीय संघ के हिस्सा नहीं है, लेकिन किसके हिस्सा है? ईएफटीए के। कितना व्यापार रहा है इसका? कुल 24.4 बिलियन डॉलर का, ठीक है। अब इसमें है कि इसके जस्ट नीचे ट्रेड वॉच अक्टूबर दिसंबर रिपोर्ट है वित्त वर्ष 2025 का, पेज नंबर 117 पे। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें बस मैं बता दे रहा हूँ क्या है। नीति आयोग द्वारा जुलाई 2025 में वित्तीय वर्ष 2025 अक्टूबर दिसंबर 2024 की तीसरी तिमाही हेतु ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट जारी की गई। जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता, बदलती मांग और अमेरिकी टैरिफ नीतियों के बीच भारत ने सावधानीपूर्वक दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। मतलब इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की लगभग चलती रही है, ट्रेड बढ़ता रहा है, ट्रेड चलता रहा। हाँ, इसमें क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि इसमें आयात निर्यात, एफडीआई और एफआईआई के कौन दोषों से कितना आया है वही इसमें है, ठीक है। अब रिक्लेम क्या है? रिक्लेम ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, तो याद रख लीजिएगा कि रिक्लेम किससे संबंधित है? भारत सरकार का कोयला मंत्रालय एक नामक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क विकसित किया। किसके लिए, कब विकसित किया, ये देख लेते हैं कि 4 जुलाई 2025 को केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा विकसित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी ने नहीं किया है, क्योंकि हर कुछ सब कुछ मोदी जी ही कर रहे हैं, तो इसको मोदी जी ने नहीं किया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। रिक्लेम का जो मतलब है रीच आउट, अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी, समुदायों को समझना। ई से मतलब है इन्विजन, ड्रीमिंग एंड डिफाइन द फ्यूचर, भविष्य की कल्पना करना। सी का मतलब को डिजाइन, प्लानिंग टुगेदर, स्ट्रेटजिकली साझा रणनीति बनाना। किसके लिए? उस समुदाय के लिए, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए। एल का मतलब है लोकलाइज, अडेप्टिंग टू ग्राउंड रियलिटीज, ग्राउंड की रियलिटी को समझना कि वहाँ की व्यवस्था क्या है, कैसे चलती है। एक्ट, इम्प्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंटिंग विद पार्टिसिपेशन, भागीदारी के साथ कार्यान्वयन, लोकल लोगों का साथ लेके काम करना। इंटीग्रेट यानी कि इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रो सिस्टम, प्रणालियों के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करना। एम का मतलब है मेंटेन, सस्टेनिंग थ्रो लोकलाइज्ड लीडरशिप, अस्थायी नेतृत्व के माध्यम से निरंतरता। अब आगे चलते हैं, पर इसमें लिखा है कि 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक, आप लोग देख लीजिएगा। अब है ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047, सॉरी, ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047। ये है क्या, किसने जारी किया? उद्योग आधारित सरकार समर्थित रोड मैप है जिसका उद्देश्य वर्ष 2037 तक भारतीय ऑटोमोबाइल
उद्योग को वैश्विक नेतृत्व की स्थिरता में पहुंचाना। उद्योग मंत्रालय का रिपोर्ट है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य यानी कि बेस लाइन संकेतक 2023 में भारत, जहां भारत कुल मोटर वाहन यानी यात्री और वाणिज्यिक वाहनों को मिला लें तो उत्पादन लगभग 5.85 मिलियन रही है। वहीं बिक्री के लिहाज से वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। कैसे? टेस्ला जैसी और कंपनियां हैं, हुंडई हैं, अन्य और प्रमुख कंपनियां जो हैं भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर इसमें जस्ट इसके नीचे लिखा है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में और बजट में भी फंड ऑफ फंड के लिए देखेंगे कि फंड ऑफ फंड के लिए कितना फंड ऑफ फंड किसके लिए बना, स्टार्टअप कितने का, 10,000 करोड़ का। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे ऊपर कौन है स्टार्टअप, अगर समग्र श्रेणी में देखे गए तो बाहर जो यूएसए पहले पे है, जिसका एक शहर भी शीर्ष पे है तो सैन फ्रांसिस्को। यूके दूसरे में है, हाँ दूसरे यूके पे, लेकिन शहरों में देखेंगे तो न्यूयॉर्क यूएसए का। इजराइल तीसरे पे है, लेकिन शहरों में देखेंगे तो लंदन। तो समग्र श्रेणी वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2025 में देश के हिसाब से देखेंगे तो यूएसए पहले पे, दूसरे पे यूके, तीसरे पे इजराइल और चौथे पे सिंगापुर, पांचवे पे कनाडा। लेकिन अगर शहर के हिसाब से देखेंगे तो सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस एंजलिस और बीजिंग। ठीक, भारत का कोई शहर इसमें नहीं है। भारत का जो सबसे टॉप शहर है वो शीर्ष 10 में है, बेंगलुरु 10वें पे, दिल्ली 11वें पे तथा मुंबई 18वें पे, जो शीर्ष 20 में शामिल है। इस वर्ष भारत की जो सूची रही है 2023-24 में 19वीं से 3 पायदानों की गिरावट दर्ज हुई है। 2024 से 2025 में 22वीं हो गई है, ठीक है। तो 2024 में भारत की रैंकिंग 19वीं थी, वहीं 2022 में 2025 में 22वीं हो गई है, ठीक। एमएससी वर्गीकरण आप लोग बजट में देखे ही थे। तो अब इसमें एक छोटा सा नीचे पॉइंट है कि देश में पर्यटकों के आगमन की स्थिति। तो सबसे अधिक पर्यटक कब आए 2024 में? 205.69% लाख, 206.69 लाख पर्यटक आए हैं। सबसे अधिक पर्यटक किस देश से आए हैं? तो यूएसए से, फिर उसके बाद बांग्लादेश से, फिर यूके से, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा से। तो शीर्ष क्रम में यूएसए पहले पे, बांग्लादेश दूसरे पे, तीसरे पे यूके यानी पूरे यूनाइटेड किंगडम से। हमको एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में दो कॉन्सेप्ट है, यूके में कितने देश हैं और ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश हैं। ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश हैं, ठीक है। अब जीडीपी में कितना अनुमानित, इसका जो अंतिम अनुमान जो लगाया गया कि 5.522%। कुल हिस्सेदारी जीडीपी में जो बढ़ेगी वो 2023-24 में अनुमानित है 5.22%। किसका? पर्यटन का, ठीक है। अब है ऊर्जा सांख्यिकी भारत रिपोर्ट 2025, ठीक। किसने जारी किया है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। एक रिपोर्ट बनाइएगा कि एमओएसपीआई यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कितने रिपोर्ट जारी करती है, एक पेज पे लिख लीजिएगा और उसके आगे बस लिख दीजिएगा कितने रिपोर्ट ये जारी करती है। सबसे आसान तरीका होगा आपको याद करने का। अब जो सब इसने निकाला कि भारत दुनिया में सबसे बड़े प्रमाणित कोयला भंडारों में से एक है। कोयला भंडारों में देखें तो शीर्ष क्रमों में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएसए, ये सब शीर्ष क्रम के राज्य हैं। उत्पादन में देखा जाए तो भारत ने कितना विगत वर्ष में कितना उत्पादन किया है इसका, तो भारत जो है इस साल 1,047.57 मिलियन टन का उत्पादन किया है, लेकिन वहीं 2023-24 में 997 मिलियन टन का उत्पादन किया था। एस्टिमेटेड जो कोल रिजर्व है हमारे यहाँ 389.42 बिलियन टन है,
जो विगत वर्ष की तुलना में अगर सर्वेक्षण के हिसाब से देखें तो 11.21 बिलियन टन की बढ़ोतरी दर्शाता है। देश में सर्वाधिक कोयला भंडारों में सबसे प्रमुख उड़ीसा है। फिर उसके बाद आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं शीर्ष, जो देश में कुल कोयला भंडारों का है वही 87.43% हिस्सा रखते हैं। कौन? ये शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ठीक। वहीं कच्चे तेल का भौगोलिक वितरण इंगित करें तो अधिकतम भंडार पश्चिमी अपतटीय यानी कि वेस्टर्न ऑफशोर्स के क्षेत्र में लगभग 32% और उसके बाद असम में 22% है। असम में एक रिफाइनरी है जो सबसे फेमस और सबसे पुरानी है, कौन सी आप लोग बताइएगा? डिब्रू सखोवा, डिब्रू सखोवागढ़। ठीक। प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार देखेंगे, कच्चे तेल का तो हमने देख लिया, इसमें भी वेस्टर्न ऑफशोर सबसे अधिक 31%, उसके बाद पूर्वी अपतटीय क्षेत्र कितना है? 24%। मार्च 2024 तक भारत की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता जो है भौगोलिक वितरण में शीर्ष उत्पादन राज्य जो रहा है वो है राजस्थान रहा है। हमने देखा था कि नवीकरणीय ऊर्जा में रिपोर्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो बहुत स्पेसिफिक नहीं चलेंगे, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये देख लिया। अब इसमें यह है कि IRCTC और IRF को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इसमें इसके जस्ट नीचे है कि कितनी कुल महारत्न कंपनियां हैं? 14, कुल नवरत्न कंपनियां 26 और मिनी रत्न कंपनियां 1 श्रेणी की 52 और मिनी रत्न कंपनियां श्रेणी 2 की 10। पहले मिनी रत्न को एक श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन अब मिनी रत्न को 2 श्रेणी में रखा जाता है। पहली कैटेगरी में 52 कंपनियां हैं और द्वितीय कैटेगरी में 10 कंपनियां। ठीक। अब यहाँ पे है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। 14वीं महारत्न कंपनी जो बनी है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये है क्या? ठीक है। इसके पहले अगस्त 2023 में ऑयल इंडिया लिमिटेड को OIL को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया। तो पहले जो प्रमुख हो जाता है कि 13वीं 14वीं कौन कौन सी हैं, तो OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ठीक है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड HAL जो है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से शुरू हुई थी, जिसका नाम अब परिवर्तित करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया है। 23 सितंबर 1940 को मेरठ सेठ वालचंद हीराचंद ने किया था मैसूर सरकार में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक है। बाकी नीचे दिया है कौन कौन सी 14 महारत्न कंपनियां हैं, वो आप लोग रट्टा मान लीजिएगा। अब आ जाते हैं पेज नंबर 120 पे, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रमों को देख लेते हैं। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाया गया है। ठीक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से की गई थी। उभरती हुई किसके लिए? विकासशील देशों की आधारभूत संरचनाओं और सतत विकास को सपोर्ट करने के लिए। अब इसके जस्ट नीचे की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अध्ययन रिपोर्ट जुलाई 2025 कौन जारी करता है? IMF। ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहेगी? 6.4%, उस दिन हमने बताया था, और चीन की अनुमानित है 4.8%। ठीक। IMF द्वारा कैलेंडर वर्ष के आधार पर भारत की जो वृद्धि दर को वर्ष 2025 के लिए 6.7%, ये टोटल एक वित्तीय वर्ष के लिए जो बताया है इसने 2025-26 में 6.4%, और अगर कैलेंडर ईयर पे देखेंगे तो 2025 के लिए 6.7 और 2026 के लिए 6.4%। अब इसी में कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, अब इसमें है कि विश्व में खाद्य और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2025 28 जुलाई 2025 को इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में सेकेंड UN फूड सिस्टम समिट स्टॉकटेक के दौरान जारी की गई है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा और पोषण हेतु उच्च मूल्य मुद्रास्फीति का समाधान इस रिपोर्ट का शीर्षक था। इसमें और खास इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिएगा, मत पढ़िएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं। अब है विश्व वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट कि सबसे अधिक जो एयर ट्रेवल है वो किस देश में ज़्यादा है? जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्टेशन स्टैटिस्टिक्स जारी किया गया है। इसमें शीर्ष 5 विमानन बाजार जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और भारत। तो एयर ट्रेवलर ट्रांसपोर्टेशन में देखे जाए कि तो सबसे बड़ा बाजार जो भारत में है वो 5वां है, रैंक पे आता है, सबसे बड़ा बाजार USA है। अब है इसके जस्ट नीचे विश्व निवेश रिपोर्ट, हमने देखा था अंगटार ने जारी किया था। डिजिटल अर्थव्यवस्था मेरी पहली क्लास में और दूसरी क्लास में, जिसमें सूक्ष्म दृष्टि में और
राष्ट्रीय सूचकांक और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक इंडेक्स और रिपोर्ट पे मैंने बताया है। सभी लगभग लगभग इस पूरे आय दृष्टि में जितना भी सूचकांक इंडेक्स और रिपोर्ट दिया है सबका समीक्षा मैंने कर दिया है। तो वहां से एक बार उस क्लास को देख लीजिएगा ताकि इस क्लास को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेश इस रिपोर्ट का शीर्षक रहा है। तो रिपोर्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट, जारी कौन करता? यंग कटाड़। थीम क्या रही है? डिजिटल अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेश। विगत वर्ष भारत 23वें वर्ष स्थान पर था। 2025 में के अनुसार भारत लगभग 28 बिलियन यूएस डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है, 28 बिलियन यूएस डॉलर था कब? इसके पहले। अब जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह के संदर्भ में 2024 में भारत विश्व में 15वें स्थान पर था, जबकि 2023 में कहाँ था? 16वें स्थान पर था। वहीं 2025 23वें स्थान पे था। ठीक है, अब आते हैं सॉरी, विगत वर्ष किसमें? विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत था 23वें स्थान पे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह में देखेंगे एफडीआई के आधार पे तो 2024 में विश्व में 15वें स्थान पे और 2023 में 16वें स्थान पे था। अब वैश्विक आर्थिक संभावना जो जून 2025 का है, इसमें इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैं क्या ही बताऊं, बस इतना है कि यह क्रमशः 6.3% और 6.5 6.7% का पूर्वानुमान लगाया है कि ठीक। किसका? विश्व बैंक ये जारी करती है। कौन? वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करती है। पिछले 3 वर्षों का 25 26 26 27 और 27 28 के लिए जो क्रमशः अनुमान लगाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट का 6.3%, 6.5% और 6.7% रहा है। अब इसके जस्ट नीचे पेज 121 पे है कि विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं मध्यवर्ष रिपोर्ट। ये भी कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति तथा संभावना रिपोर्ट। ओके, भारतीय, इसमें याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर 2025 और 2026 के लिए जो है क्रम से 6.3%, 6.4% अनुमानित है। इसके जस्ट नीचे आइए, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट तो जुलाई 2025 कौन जारी करता है? एशियाई विकास बैंक। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है विकासशील एशिया की वृद्धि दर कितनी रहेगी 2025 में? 4.7% अनुमान है। ठीक, 2024 के लिए अनुमान कितना था? 5.1% दर्ज करने का अनुमान था। भारत में इसके अकॉर्डिंग क्या है? 2024 में 6.5%, 2025 में अप्रैल और जुलाई का 6.7 6.5, वहीं 2026 में अनुमानित है 6.8 और 6.7%। विश्व व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी अप्रैल रिपोर्ट है 2025 का। कौन जारी करता है? WTO। अब इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार यह पूर्वानुमान है कि बाजार विनिमय दरों पर विश्व जीडीपी वृद्धि दर 2025 में 2.8% और वर्ष 2026 में घटकर 2.6% हो जाएगी। ठीक, भारत, अब इसको चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, ये लिस्ट निकालती है कौन? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल रिच लिस्ट, विश्व के सबसे अधिक अरबपतियों और इन सभी को रिपोर्ट कौन सबसे अधिक, किस देश में सबसे अधिक अरबपति पाए जाते हैं। ठीक है, दुनिया के अरबपतियों की राजधानी किसको मिला है? न्यूयॉर्क को। 129 अरबपति न्यूयॉर्क में रहते हैं, स्मरणीय तथ्यों में देख लीजिएगा। मुंबई को पीछे छोड़ते हुए संघाई पहली बार एशियाई अरबपतियों की राजधानी बना है, इससे पहले मुंबई मानी जाती थी। सर्वाधिक अरबपति कहाँ है? 870 अमेरिका में, चीन में 823 और तीसरा स्थान पे भारत है 284। इस सूची में शीर्ष 5 अरबपति निम्न एलोन मस्क हैं 420 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर, जेफ बेजोस 266 यूएस बिलियन डॉलर, मार्क जुकरबर्ग 242 यूएस बिलियन डॉलर और लैरी एलिंसन जो है 203 यूएस बिलियन डॉलर, वारेन बफेट 167 यूएस बिलियन डॉलर। मैं यहाँ बार बार कंसीडर कर रहा हूँ यूएस बिलियन डॉलर, यूएस बिलियन डॉलर। क्यों? क्योंकि कई और भी देश हैं जहाँ पे डॉलर देश उनकी करेंसी कंसीडर की जाती है। डॉलर को माना जाता है कि वैश्विक मुद्रा सूचकांक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। भारत में देखेंगे सबसे अधिक अमीर जो है वह मुकेश अंबानी है 17वें स्थान पे। ठीक, एशिया के सबसे अमीर अभी भी बने हुए हैं। गौतम अडानी एशिया के शीर्ष दूसरे स्थान पे, विश्व में 18वें स्थान पे। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल रिपोर्ट 500 के आधार पर रिपोर्ट जो है
जो ये रिपोर्ट क्या कहती है कि अग्रणी ब्रांड मूल्यांकन परामर्शदाता कंपनी ब्रांड फाइनेंस द्वारा ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में ब्रांड वैल्यू में 11% वृद्धि के साथ एप्पल विश्व की सबसे प्रसिद्ध यानी कि शीर्ष ब्रांड है। ठीक है, इस रैंकिंग में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तथा अमेजॉन क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे है। भारत में देखेंगे तो 60वें रैंक पे टाटा समूह इस सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। 132वें पे इंफोसिस और दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है भारत का, विश्व का 132वां। लेकिन 164वीं जो रैंक है HDFC ग्रुप है, तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड भारत का, विश्व का 164वां। ठीक है, इजराइल एशिया विकास बैंक का 69वां सदस्य बना। ठीक है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं तो पूछ दिया। इजराइल वैसे भी चर्चा का विषय है, तो ये देखेंगे कि इजराइल चौथा देश रहा है। ठीक है, तो इजराइल को याद रखना जरूरी है 69वें सदस्य के रूप में किसका, एशियाई विकास बैंक का। विश्व के सबसे अमीर शहर जो है हेनले एंड पार्टनर्स ये रिपोर्ट जारी करती है सबसे अमीर देशों में। न्यूयॉर्क सबसे पहले पे है, दूसरे स्थान पे खाड़ी देश सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली, ये भी अमेरिका के हैं। और टोक्यो जो है तीसरे स्थान पे, क्या शीर्ष अमीर देशों में, सॉरी अमीर शहरों में। विश्व के सबसे 50 अमीर शहरों की सूची में भारत के दो शहर है, कौन, मुंबई और दिल्ली। मुंबई जहाँ 27वें पे और दिल्ली वहीं 39वें पे एग्जिस्ट करता। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज 2025 क्या कहता है, यह रिपोर्ट किसके एक्सचेंजर लगभग, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास और बताने वाला है नहीं। इसमें कह रहा है कि ब्रांड के हिसाब से विश्व का सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड कौन सी है, तो 11% मूल्य वृद्धि के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जो है दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांच है। उसके पहले कौन सा, एक्सेंजर जो है सबसे पहले पे है, दूसरे पे TCS है, तीसरे पे कौन सा है, इंफोसिस। ठीक है, चौथे, सॉरी सॉरी सॉरी, इंफोसिस, हाँ सही है, इंफोसिस लगातार चौथे वर्ष दुनिया का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। और CL टेक के रूप में मूल्यवान ब्रांड के रूप में 8वें पर, विप्रो 9वें पे। विप्रो अजीत प्रेम जी से संबंधित है। राष्ट्रीय और वैश्विक सूचकांक इसमें कुछ खास नहीं है, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ठीक है, इसको देख लीजिए, जारी कौन करता है ये लोग देख लीजिएगा। सी जारी करती है, यानी कि ई जारी करती है, कौन, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी, ये जारी करती है। समूह एक, इसमें 4-5 समूह है। समूह एक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे, इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है। वित्तीय समावेशन सूचकांक हमने देखा था, कौन जारी करता है ये आप लोग बताइएगा हमको कमेंट करके। वित्तीय समावेशन सूचकांक में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं जो थी वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री के बाद उसके बाद है मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI जिसको कहते हैं। UPI विश्व का सबसे अधिक डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये किस वर्ष शुरू किया गया था, ये क्रम याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, अब है फॉर्च्यून ग्लोब 500 रिपोर्ट 29 जुलाई को जारी की गया कि विश्व की सबसे 500 बड़ी कंपनियों का वार्षिक जो राजस्व के आधार पे। ठीक है, वॉलमार्ट अभी पहले स्थान पे, 20 सालों से वॉलमार्ट पहले स्थान पे है। ठीक, अमेजन दूसरे पे है, स्टेट ग्रिड जो है तीसरे पे है, सऊदी अरामको जो है ये चौथे पे है और चाइना नेशनल पेट्रोलियम 5वें पे है। वॉलमार्ट लगातार 20वीं बार हाँ शीर्ष पे बना हुआ है। सूची में अगर देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर विश्व में 28वें स्थान पे है। भारत के हिसाब से देखेंगे तो पहले पे, भारतीय जीवन बीमा LIC 95 पे भारत के हिसाब से, दूसरे पे इंडियन ऑयल कारपोरेशन तीसरे पे भारत के हिसाब से, और रैंक के हिसाब से 127वें पे, वहीं स्टेट बैंक 163 के स्थान पे है। ठीक है, भारत में चौथे स्थान पे है। आइए हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली रिपोर्ट, इंडिया के हिसाब में सबसे अमीर और सबसे वैल्यूएबल फैमिली कौन सी है, तो सबसे पहले पे आएगा आपका अंबानी परिवार, बजाज परिवार और कुमार मंगलम बिरला परिवार। ठीक है, दूसरे अगर देखेंगे इस सूची में शीर्ष 3 सर्वाधिक मूल्यवान प्रथम पीढ़ी के व्यावसायिक परिवार जिनकी, तो अडानी
पूनावाला और देवी परिवार। अंबानी परिवार को पहली श्रेणी में रखा गया, क्यों? क्योंकि ये विश्व के इनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी, धीरू भाई अंबानी ने यह क्रम शुरू किया था, अब मुकेश अंबानी चला रहे हैं, इसके लिए इसको दूसरी पीढ़ी कंसीडर करते हैं। ठीक। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024, इसमें जारी कौन करता है? यह कि भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। ठीक है। कब तक के लिए? इसमें भारत परिवहन के क्षेत्र में उत्सर्जन घटाने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य पाने के लिए जारी किया गया है। इसमें 4-5 इंडेक्स हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा कि फॉर्चूनर के परफॉर्मर और एस्पिरेंट के कैटेगरी में संयुक्त रूप से देखेंगे तो 10वें स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो भारत का स्कोर 10वें स्थान पे क्या रहा है? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें देख लीजिए कौन जारी करता है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। स्टार्टअप की रैंकिंग है ये, 1 बिलियन से कम की रैंकिंग, जो अभी ये कैटेगराइज करता है कि किस हिसाब से कि ये यूनिकॉर्न है। अब तक 2000 दशक के बाद, 2000 के बाद कंपनियों की स्थापना, स्टॉक पे इनकी लिस्टिंग नहीं हुई है, इनका जो वार्षिक राजस्व या वैल्यूएशन है $1 बिलियन से कम है। तो इसमें सबसे ऊपर जो है यूनिकॉर्नों के आधार पे तो देखा जाए यूएसए है। ठीक। चीन दूसरे पे और चौथे पे भारत है। इसके बाद भारत आता है तीसरे पे, ब्रिटेन आपका चौथे पे, जर्मनी 5वें पे। ठीक। अब देखेंगे कि सबसे ऊपर जो है यूनिकॉर्न की राजधानी के रूप में सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, बीजिंग तीसरे स्थान पे है। ठीक। उसके बाद पहले पे यूनिकॉर्न कैपिटल जिसको कहते हैं सैन फ्रांसिस्को, ये पहले पे है यूनिकॉर्न के आधार पे। दूसरे पे इसी का न्यूयॉर्क है, तीसरे पे बीजिंग है, चौथे पे आपका आ गया संघाई, और उसके बाद लंदन 5वें पे। यूनिकॉर्न की संख्या के मामले पे बेंगलुरु जो है भारत में पहले स्थान पे है, जबकि वैश्विक रैंकिंग इसकी 7वीं है। मुंबई 22वीं और गुरुग्राम को 27वीं रैंकिंग मिली हुई है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, अब आ जाइए पेज नंबर 125 पे ही कि कौन कौन जारी करता है। तो इसमें कोई जारीकर्ता का कुछ खास नाम नहीं लिखा है। तो इसमें सबसे अधिक जो प्रदर्शन करने वाला राज्य है चंडीगढ़ और पंजाब है। ठीक है। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2023-24 के लिए इसमें 528.1 का स्कोर प्राप्त हुआ है, जो आकांक्षी श्रेणी 1 के आसपास आएगा। ठीक है। और या हाँ, प्रचेष्टा 3 में और आकांक्षी श्रेणी 1 के आसपास ये कंसीडर कर देगा। अब आगे परोपकार के क्षेत्र में 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची, इसको देख लीजिएगा। मानव विकास रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करती है। ठीक है। इसके गणना का आधार क्या है? यूपी पीसीएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो पॉइंट है वही हम देखेंगे। समग्र मानव विकास सूचकांक 3 आयामों पर जारी की जाती है। क्या? जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा एवं संभावित कुल आय, जो लंबे और स्वस्थ जीवन के जीने की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। दूसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष, जो ज्ञान अर्जित करने की क्षमता को दर्शाते हैं। तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जिससे शालीन जीवन स्तर हासिल करने की क्षमता झलक मिलती है। ठीक है। अब इसमें जो सबसे प्रमुख है 2025 में भारत की रैंक 130वीं थी। ठीक। वर्ष 2023 में सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पे है। ठीक। नॉर्वे और स्विट्जरलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर, डेनमार्क चौथे और जर्मनी 5वें, स्वीडन संयुक्त रूप से सॉरी जर्मनी चौथे पे, जर्मनी और डेनमार्क जो है संयुक्त रूप से नहीं, अकेले चौथे पे है। वहीं जर्मनी और स्वीडन जो है संयुक्त रूप से 5वें स्थान पे है। मानव विकास की दृष्टि से दयनीय स्थिति रही है। सब सूडान की 193, सोमालिया की 192, मध्य अफ्रीकी गणराज्य की 191 और चाड की 190। तो सबसे गंदी स्थिति किसकी रही है? 193 किसकी? सूडान की। मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछा था, आप लोगों ने बताया नहीं था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन काफी चर्चा में रहा है। ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसी में एक चीज और लिखा है कि
लैंगिक विकास सूचकांक जीडीआई, तो इसमें भारत को समूह 5 में रखा गया है, बस इतने रैंक नहीं दिया गया है। इसमें एक और है कि लैंगिक असमानता सूचकांक, सर्वाधिक लैंगिक असमानता वाले सर्वोच्च, जो लैंगिक समानता है, लैंगिक असमानता रिपोर्ट है, लेकिन अगर लैंगिक समानता में देखा जाए तो शीर्ष क्रम में, जहां लैंगिक समानता पुरुष और महिला के बीच भेदभाव नहीं है, इकोनॉमी, राजनीति और आर्थिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में सबसे ऊपर है डेनमार्क। उसके बाद नॉर्वे, तीसरे पे स्वीडन। महिलाओं और पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता वाला राज्य जो सबसे क्रमशः है यमन, नाइजीरिया, सोमालिया, चाड और अफगानिस्तान है। ठीक है। भारत लैंगिक असमानता सूचकांक जो है इसका जो स्कोर रहा है 0.403%, जो 2023 की समग्र रैंकिंग भारत की 102वीं रही है। ठीक है। अब देखेंगे कि सूचकांक में भारत जो इसकी स्थिति जो मध्यम मानव विकास वाले देशों में की गई है, तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130 है, वो तो मैंने बता दिया है। अब आते हैं कि सार्क देशों में श्रीलंका की रैंकिंग 89 रही है, मालदीव की 93, भूटान की 125 रही है। तो शीर्ष जो भारत से ऊपर देश रहे हैं उनको कंसीडर करेंगे लैंगिक समानता में, श्रीलंका ऊपर, मालदीव, सॉरी HDI में देखेंगे तो सार्क कंट्रियों में श्रीलंका सबसे ऊपर, मालदीव 93, उसके बाद भूटान जो है 125 के आधार पे ऊपर रही है। भारत की सबसे बेहतर, जबकि संयुक्त रूप से 130वें स्थान पे रही है। किसकी? भारत से बेहतर स्थिति किन को रही है? श्रीलंका 89, मालदीव 93 और भूटान की 125। वहीं भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से 123वें स्थान पे, 130, 130, ठीक है, 130 स्थान पे रही है। नेपाल 145, पाकिस्तान 168, स्थिति बुरी रही। वहीं अफगानिस्तान 181वें स्थान पे रहा है। लैंगिक असमानता सूचकांक के इंडेक्स में 102वीं भारत की रैंक रही है। ठीक, ये देख लेते हैं, गंभीर स्थिति में है। अब एक और इसमें रिपोर्ट बचा, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट इंडेक्स, जो अवार्ड जारी किया कि सबसे अच्छा एयरपोर्ट विश्व में कौन है। तो सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का, अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैनेडा जापान का। ठीक, ये शीर्ष 3 रहे हैं। भारत में देखा गया तो भारत में 5 कोई भी हवाई अड्डों में नहीं है। तो भारत का जो शीर्ष 5 हवाई अड्डों की सूची है, सबसे पहले पे 32वीं रैंक है विश्व के आधार पे, नई दिल्ली पहले, इंडिया के हिसाब से पहले पे, बेंगलुरु कंपेगौड़ा, विश्व रैंकिंग 48, भारत की रैंकिंग 2, हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व की रैंकिंग 56, भारत की रैंकिंग 3, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भारत की रैंकिंग 4 और विश्व की रैंकिंग 73, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, विश्व की रैंकिंग 80 और भारत की रैंकिंग 50, सॉरी 5वीं। तो आज की क्लास यहीं तक खत्म होती है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों के बारे में। कल हम मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। और क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए और याद करिए जो मैंने बताया कि IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाण और MOSPI, नीति आयोग और RBI जो रिपोर्टें निकालती हैं, इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और लिख लीजिए, ताकि एग्जाम में जाने से पहले बस देख के याद हो जाए कि हाँ कौन कौन सी रिपोर्टें ये निकालती हैं। चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।